नमस्कार। अड्डा में एक बार फिर आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है। हमेशा की तरह जो आसपास देश भर में चल रहा है उन समसामयिक मुद्दों को लेकर, ज्वलंत विषयों को लेकर हम आज अपने साथियों से चर्चा करेंगे। और जैसा कि हम अड्डा में हमेशा कहते रहे हैं, हमारी चर्चा, हमारी बातचीत तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आपके विचार, आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स हैं, ये आप हमारे साथ साझा ना करें। तो जरूर इस बातचीत में हमारे साथ शामिल रहिए और हमें बताते रहिए कि आपको क्या लगता है। अब आते हैं आज के इस महत्वपूर्ण अड्डा लाइव में जो चल रहा है उस विषय पर। साथियों, ये एक बड़े बड़े न्यूज ब्रेक वाला हफ्ता रहा। एक तरफ देश के 3 महानुभावों को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया। इससे पहले कुछ ही दिन हुए सरकार ने 2 वरिष्ठ राजनेताओं को भारत रत्न का ऐलान किया था। इस हफ्ते जो ऐलान हुआ है उसमें 2 तो देश के बिल्कुल पहली पंक्ति के राजनेता हैं, दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्री थे, और तीसरे देश के कृषि के क्षेत्र में सबसे जाने माने, देश को कृषि के क्षेत्र में आगे ले जाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान कहा जाता है, यानी पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। लेकिन बात यहीं तक नहीं रही। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल दोनों ने अपना रास्ता इंडिया अलायंस से अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि उनका जो धैर्य है वो खत्म हो चुका है, अब वो और कांग्रेस का इंतजार नहीं कर सकते, और उन्होंने अपने अपने सीटों पे लड़ने का अपने राज्यों में ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार पहले ही इंडिया अलायंस को छोड़ चुके थे इसी बात पर, और अब ये तय है, केवल इसका आधिकारिक ऐलान कहा जा रहा है बाकी है कि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी भी एनडीए से सीटों के समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्द एनडीए में शामिल होने का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। लगभग ऐलान उन्होंने राज्यसभा में सदन में ही कर दिया था जब उन्होंने अपनी सीट बदलने का जिक्र किया, और जयराम रमेश की टिप्पणी पर जब उन्होंने कहा कि जाओ जहां जाना है, तो ये भी कह दिया कि जाऊंगा। तो इसमें अब कोई पर्दा रह नहीं गया है। लेकिन बात यहां तक भी नहीं थी। इस बड़ी खबरों वाले हफ्ते में जो चिंताजनक दृश्य सामने आए वो थे उत्तराखंड की हल्द्वानी से, जहां अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जब प्रशासन की टीम गई तो जबरदस्त उस पर हमले किए गए। पुलिस वालों को थाने में घेर करके, बंद करके उसको आग लगा दी गई, और साजिश ऐसी थी कि पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाए। बेहद भयावह परिस्थितियां वहां से सामने आई हैं, और अब धीरे धीरे वो साजिश की परतें खुल रही हैं, तो पता चल रहा है कि उसमें सीधे सीधे कुछ राजनीतिक हस्तियों का, कुछ राजनीतिक दलों का हाथ भी था। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि जो पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान हैं वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब उन्होंने आंदोलन किया था, किसान प्रोटेस्ट जब प्रदर्शन हुए थे, लंबे प्रदर्शन साल भर के लिए, तो उनकी जो मांगे थी वो अभी तक लंबित है, उनको पूरा किया जाना चाहिए तत्काल। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और ये जो हाल के कुछ पॉजिटिव चीजें देश में घटित हुई, उसके तुरंत बाद चारों तरफ एक बवाल करने की, सड़कों पर प्रदर्शन और सड़कों पर उठापटक के संकेत मिलने लगे हैं। दक्षिण के मुख्यमंत्री अपनी मांगों को लेकर अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके नेता इस हद तक जा चुके हैं कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग कर दो। ये अचानक देश में इतना अनरेस्ट और इतनी बेचैनी के पीछे क्या कारण है? इसके क्या कोई राजनीतिक मायने हैं, या ये केवल एक संजोग है कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग आंदोलित हो रहे हैं? हमारे सभी साथी हमसे जुड़ चुके हैं, आप इनको अड्डा पे लगातार सुनते रहे हैं। मेरे साथ हैं विनोद शुक्ला, जो बेबाकी से अपने विचार रखने के लिए जाने जाते हैं। स्वागत है विनोद। बहुत धन्यवाद। और
प्रमोद सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, बेहद दमदार सोशल मीडिया की आवाज, हमेशा खबरों में आगे रहना, अपने विचार रखने में आगे रहना। स्वागत है प्रमोद जी आपका भी। नमस्कार। नमस्कार। और साथ ही मुकेश रंजन, लंबे समय से यूपीए, उसके सहयोगी दल और विपक्ष की जो राजनीति है उस पर पैनी नजर रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार। मुकेश रंजन, स्वागत है। नमस्कार। और आशीष अंशु, मीडिया एक्टिविस्ट हैं और मीडिया से जुड़े जो विषय होते हैं उन पर इनकी विशेष नजर होती है। आशीष पिछले प्रदर्शन में भी किसान आंदोलन को लगातार बहुत करीब से कवर करते रहे थे और इस बार भी इस मुद्दे को फॉलो कर रहे हैं, वो हमें इसकी बारीकियां बता पाएंगे। इसीलिए मैं सबसे पहले अंशु आपके पास आकर पूछना चाहूंगी कि अभी तक जो सरकार के नुमाइंदों से किसान संगठनों की बातचीत वगैरह हो रही थी और पंजाब की सरकार ने भी इसमें कुछ भूमिका निभाई, क्या आपको लगता है कि पंजाब सरकार की भूमिका कैसी रही इस पूरी बातचीत में? ऐसी खबरें हैं कि किसान मानने को तैयार नहीं है, बातचीत बीच में छोड़कर उन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। यहां पर दिल्ली पुलिस और प्रशासन, ये जो परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है इसकी आशंका को देखकर दिल्ली की जो सीमाएं हैं उस पर धारा 144 लागू की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग काफी चिंतित लग रहे हैं कि आम जनता को पता नहीं आने वाले दिनों में किस तरह का माहौल देखना पड़ेगा। आपकी क्या सूचना है, अब तक क्या स्थिति है? इस बार बहुत ये दिलचस्प आपने पंजाब का जिक्र किया। इस बार पूरे के पूरे आंदोलन में ऐसा लग रहा है जैसे पंजाब अकेला पड़ गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इस बार लगभग बाहर हैं इस आंदोलन से। गुरनाम सिंह चढ़ौनी जो एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे इस पूरे आंदोलन में, उन्होंने भी कह दिया है कि वो इस बार नहीं रहेंगे। एक मिनट साथियों से अनुरोध करूंगी, अगर कुछ सेकंड्स के लिए खुद को म्यूट कर लें तो अंशु की आवाज स्पष्टता से हम सुन पाएंगे। अंशु अपनी बात कहिए। जी मैम, अभी ये हुआ कि ये पूरे का पूरा आंदोलन, और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार जो किसान आ रहे हैं, इससे पहले क्या होता था, पिछले आंदोलन में क्या हुआ था, एक एक कदम जब किसानों ने उठाया, हर बात आपस में तय हुई, एक आपसी सहमति बनी, तब उन्होंने अगला कदम उठाया। इस बार ये हुआ है कि ये कुछ खास तरह के लोगों ने तय कर लिया, इसमें सभी किसानों की सहमति भी नहीं है। इसीलिए पिछली बार जिस तरह से किसान इस बार इकट्ठे हुए थे, इस बार तमाम कई तरह के किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से बात करने से, कई पत्रकारों से बात करने से ये बात स्पष्ट हुई है कि इस बार के आंदोलन में वो धमक नहीं दिखाई देगी जो पिछली बार हमने देखी थी। अभी तक तो यही अनुमान है। सरकार की भी तैयारी जबरदस्त है। आंदोलन में जानना चाहती हूँ, पिछले आंदोलन में प्रमुखता से पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से राजस्थान के किसान इस आंदोलन में शरीक हुए थे और उनके जो संगठन है उनको रिप्रेजेंट करने वाले। इस बार चला है, अब तक किस किस के प्रदर्शन में शामिल होने की, किन संगठनों की पुष्टि हुई है? इस बार पिछली बार जो भी स्टेट, जिस राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से भी बड़ी संख्या में बॉर्डर के किसान उसमें शामिल हुए थे आंदोलन में। लेकिन एक बात हमें गौर करनी चाहिए, एक खास समाज के लोग वहां पर थे, और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि वो जाट समाज के लोग थे। लेकिन जब चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई है, उसके बाद सारा समीकरण बिगड़ गया है। और सबसे मजेदार बात है कि हमें याद है कि उस पूरे आंदोलन में राकेश टिकैत एक मजबूत आवाज हुआ करते थे, अभी उनकी आवाज भी दबी दबी से निकल रही है। ये हम सब ने गौर किया होगा। दूसरी बात, बहुत दिलचस्प आपने सूचना दी, इस पर और आगे भी बात करेंगे, और किस तरह की तैयारियां प्रदर्शन की, और प्रशासन कैसे ये सुनिश्चित करेगा कि इस बार लोगों को उस बेहद मुश्किलों भरी, बेहद जो दुश्वारियों का एक दौर, उस बीच में कोरोना का चैलेंज भी था लोगों के ऊपर, वो बीमारी का खतरा भी था, और उस दौर में जो बॉर्डर्स बंद होने पर दिल्ली और एनसीआर के वासियों ने जो जो दौर से वो गुजरे थे, वैसी स्थिति ना हो। लेकिन आप
कुछ देर हमारे साथ रहिए। मैं विनोद शुक्ला के पास आना चाहती हूँ। विनोद शुक्ला, अभी अभी अंशु हमसे कह रहे थे कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद जो एक बहुत बड़ा चंक था किसान आंदोलन का, जो बिल्कुल उसके नेतृत्व की भूमिका में थे, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाट और कुछ राजस्थान के भी, इस बार इस ऐलान के बाद उनकी भागीदारी कुछ थोड़ी नरम सी पड़ गई है। राकेश टिकैत बहुत अग्रेसिव होकर सामने नहीं आए हैं, बल्कि एक तरह से अभी तक की सूचना यह है कि वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये केवल भारत रत्न को लेकर ये स्थिति है या और भी इसके राजनीतिक कारण है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन्हें इसके लिए छोड़ दिया है, रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में क्या दिल्ली और एनसीआर वासियों को फिर से वही मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ सकता है? देखिए स्मिता, मुझे लगता है कि पहला जो राजनीतिक कारण है इस पूरे मसले में, उसमें जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना और जयंत चौधरी का एनडीए ज्वाइन करना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो है ही है। उसके अलावा जो केवल जाट समुदाय ही खेतीहर नहीं है या खेती नहीं करता है, सबसे पहली बात यह है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जो पिछला आंदोलन था, उस आंदोलन में भी लगभग 10 से 15% किसान ही पूरे देश के शामिल हुए थे। 80% किसान उसमें शामिल नहीं था। एक बात। अब जैसा अंशु बता रहे हैं कि उसमें से भी केवल पंजाब के किसान शामिल हो रहे हैं, तो मतलब कुल मिलाकर के 1 या 2% किसान देश भर के वो इस आंदोलन में शामिल होंगे। और पिछला आंदोलन किसानों के कारण सफल नहीं हुआ था। उसके पीछे एक बड़ा गैंग शामिल था जिसका फंडिंग कनाडा से होता था, जिसका फंडिंग और इस तरह के एलिमेंट करते थे जो पूरे आंदोलन को सस्टेन करने में मदद किया। कोई भी किसान, सब सारे लोग किसी न किसी तरह से किसान परिवार, मैं खुद मेरे पास खेत है और खेती होती है, मुझे मालूम है किस तरह से खेतीहर आदमी काम करता है और कितना वो, तो किसान कोई भी आंदोलन 1 साल तक कर ही नहीं सकता है। अगर 1 साल तक आंदोलन करेगा तो भूखों मर जाएगा। दूसरा ये कि ये पश्चिम और हरियाणा के किसान पिछली बार थोड़े स्तर पर शामिल थे, पंजाब के भी शामिल थे, वो भी पूरे आंदोलन के बाद उनका मोह भंग हुआ है और अब उनको उतनी प्रॉपर फंडिंग नहीं हो रही है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और राकेश टिकैत के शामिल न होने का एकमात्र मुझे कारण जो लग रहा है कि शायद राकेश टिकैत अगर अब आंदोलन लीड करेंगे तो उनके खिलाफ इस तरह का बैकलैश होगा कि वो उनके लिए अपने आप को या पूरे समाज में ही दुत्कारे जाएंगे और समाज के लोग ही उनके साथ खड़े नहीं होंगे। मैं जाट समाज की बात कर रहा हूं। अब आपने जो दूसरा प्रश्न किया कि इसको तैयारियों को लेकर के क्या हमको फिर एक बार उसी तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, मैं इसको लेकर के बहुत संदेह में हूं। एक तो ये कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, एक फैक्टर। दूसरा ये कि आर्थिक तौर पर इनकी कमर टूट गई है। कनाडा से जिस तरह के हमारे अभी पिछले 6 महीने से जिस तरह की बात हुई है, वहां के बहुत सारे ऐसे लोग जो आंदोलन को फंड करते थे, उनकी फंडिंग रुकी है। बहुत सारी और गतिविधियां सरकार की नजर है उन पर। तो आंदोलन को चलाने के लिए उसका फंड सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस फंड पर रोक लगी है। सरकार नहीं, देश चुनाव के उसमें जाने की उसमें है। उस परिस्थिति में सरकार किसी तरह का अनरेस्ट पूरे देश में न होने देने के लिए मुझे लगता है तैयार है, और वैसा नहीं होने देगी और इनको सख्ती से निपटा जाएगा, जिसको कहा जाता है कि निप एट द बड। तो पहले तो किसानों को समझाया गया और उस दिन इसमें आएंगे कि सरकार किस तरह से स्थिति से जूझने के लिए तैयार हो रही है। मैं प्रमोद सिंह जी के पास आना चाहूंगी। प्रमोद सिंह जी, मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड की ओर से इस तरह का एक एस्टिमेट आया है कि कम से कम 5000 एकड़ भूमि उस प्रदेश की
ऐसे तत्वों के अवैध कब्जे में है और इसी के कारण इतना अग्रेसिव जो उनका रिएक्शन है वो देखने को मिला हल्द्वानी में। आपको क्या लगता है कि हल्द्वानी में जो बवाल हुआ उसके पीछे क्या वाकई केवल अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की टीम आई, यही एकमात्र वजह थी, या इसके तार कहीं और से भी जुड़े हैं? क्या हमें चिंतित होना चाहिए कि कहीं और भी ये मसला फैल सकता है, जैसे बरेली में कुछ छिटपुट घटनाएं अगले दिन देखने को मिली थी और एक तरफ किसान आंदोलन का बवाल है? इस पूरी परिस्थिति पर आपकी क्या जानकारी है और आपको क्या लगता है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि क्या आने वाले दिनों में चुनाव को देखते हुए देश में कोई बड़े जगह जगह बड़े बवाल की आशंका है क्या? देखिए, पहली बात तो किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस है, उसके बाद वो डिबेट खत्म हो जाता है। अब नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले लोकसभा में कहा था, 2-3 दिन हुआ, लेकिन प्रमोद जी पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो उन किसानों को लेकर आम आदमी पार्टी उस तरह से नहीं करे जैसे पिछली बार केजरीवाल केबल लगवा रहे थे, वाईफाई लगवा रहे थे, फल बांट रहे थे। संजय सिंह सिसोदिया, राघव चड्ढा, केजरीवाल अभी एकदम चुप हैं, क्योंकि इनको भी जवाब देना पड़ेगा। फिर डिमांड इनसे भी होगी। राज्य सरकार का क्या काम है? एमएसपी तो राज्य सरकार भी सेट करती है, तय करती है। केंद्र सरकार उस पर अपना जो है टॉपअप लगा देती है कि आप इतना पैसा, आप इसका इतना इतना हम दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिला के 6,000 रुपया, 3,000 तुम 3,000 6,000 रुपया क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो अब इसमें जो अभी जो बात हो रही है, हल्द्वानी की जो बात हो रही है, हल्द्वानी आप ये देखिए, कभी जब हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि अब की बार 370 पार और एनडीए 400 पार, डीप स्टेट जिसको हम उसको लीड करता है सीआईए, अमेरिका, पूरा यूएस ब्लॉक, चाइनीज ब्लॉक, और जो डॉक्टर हमारे एक्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि 2.5 फ्रंट पे हम लड़ते हैं, वो आधा फ्रंट अब एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह नरेंद्र मोदी को तीसरा टर्म लेने से रोका जाए। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भी कहा था कि हमारे तीसरे टर्म में कड़े फैसले होंगे, बड़े फैसले होंगे, दूरगामी। उसका जो अगर एनालिसिस करेंगे आप तो वो फार रीचिंग मीनिंग निकलती है उसकी, कि भारत कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं, एक संपन्न, एक बड़ी आर्थिक शक्ति है, 5वीं है, जल्दी तीसरी भी हो जाएगी, और हमें अन्न किसी से मंगाना नहीं पड़ता, और हमने अपनी जो ऑयल की डिपेंडेंस थी उसको बड़ा स्ट्रेटेजिक रूप से अलग कर दिया। आप देखें गल्फ पे हमारा जो है डिपेंडेंस खत्म हो रहा है। जैसे लोग कहते थे, जब भी कोई हमारी मौलाना कहते थे आप वहां से तेल क्यों ले रहे हैं, इन मौलानाओं को अगर आप फिगर दिखाएंगे पता लगा इंडिया रसिया से और वेनेजुएला ज्यादा तेल ले रहा है। हाँ, अब आते हैं हम हल्द्वानी पे। हल्द्वानी टेस्ट केस था। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो उपजा, हिंदुओं में एक हर्ष है और पूरे देश में करंट है। अयोध्या में आप जाके देखें, पैर रखने की जगह नहीं है। लोग हमसे, हमारे गांव के आसपास के रिश्तेदार कहते हैं, भैया कह देता क्यों से हम जाके दर्शन कर आए वहां, मतलब इतनी लोगों में लालसा है। उसको ये एक जो इनका जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको ये अपनी तरफ लेना चाहती है कांग्रेस। हल्द्वानी में जो ये रेलवे की जो जमीन का जो अधिग्रहण किया गया, हरीश रावत की सरकार रही या नरेंद्र नारायण तिवारी की सरकार रही, आप देखेंगे हरिद्वार में इतना ज्यादा इंक्रोचमेंट हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। ऊधम सिंह नगर में, नैनीताल में, जोशी ने टेबल केदारनाथ पहुंच गए, मस्जिद बन, शायद मस्जिद ही बन गई, हमने कोई कह रहा था मस्जिद ही बन गई, जोशी मठ में भी मस्जिद बन गई। लेकिन प्रमोद जी, अवैध अतिक्रमण एक बहुत बड़ा मसला है, ये बात तो सभी समझ रहे हैं और समय समय पर लोगों ने इसकी ओर इंगित भी किया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि तमाम वास्तविकताओं को जानते हुए भी प्रशासन उस तरह से तैयार होकर, प्रिपेयर्ड होकर क्यों नहीं गया, जबकि मालूम था कि वहां लोग बहुत ही अग्रेसिव और वायलेंट तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे, इसके इनपुट्स पहले से थे। देखिए, ऐसा है, जो मुस्लिम इलाके होते हैं, गेटोज जो होते हैं, वहां पे लोकल पुलिस नहीं घुस सकती अंदर। अगर वो आपको वहां सर्च करना है या अगर आपको इंफॉर्मेशन है
और प्रिएम्प्ट करने के लिए वहां पे घर घर तलाशी लेनी, तो ठीक ठाक फोर्स लगानी चाहिए थी। मेरा मानना है कि अगर इंटेलिजेंस थी तो नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और हल्द्वानी के डिप्टी एसपी को, नैनीताल के एसएसपी को, डीआईजी कुमाऊं रेंज को सरकार से एडिशनल फोर्सेज मांगनी चाहिए थी। स्टेट के पास रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, इंडिया रिजर्व बटालियन होती है, आप सेंटर से सेंट्रल फोर्सेज मांग सकते थे, तलाशी लेनी चाहिए थी। हाँ, हालांकि ये है कि वो जो हिंसा जिस पैमाने में फैलाना था, हमें जो खूब सूचना है, हमारे मित्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुकेश जी, अभी गृह मंत्रालय का कवर करते हैं, ये चेन रिएक्शन करने का था कि यहाँ से शुरू हुआ तो फिर मौलाना तौकीर रजा वो बोला लावा उबल रहा है, वो कब से फड़फड़ा रहा है। वो जैसे कि अब भूजे अब जाते हैं दाना गांव में कहते हैं भुजाने के लिए, जब डालते हैं तो पॉपकॉर्न जो मकई का दाना जो एक करके फूटने लगता है। तो वहां से शुरू बनारस में जो अभी न्यायालय का फैसला आया है, या जो राम श्री कृष्ण जन्मभूमि पे अब कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो इन लोगों को लग रहा है कि जो बीजेपी जो कह अपनी जिन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो कहा था वो इन्होंने पूरा कर दिया। राम जन्मभूमि 370 तो निपट गया। अब चलिए समझ गए प्रमोद जी, जरा मुकेश जी से पूछते हैं, मुकेश जी से पूछते हैं कि अब आगे क्या आशंकाएं क्या हो सकता है। मुकेश रंजन, ये बताइए, प्रमोद जी ने ये तो बिल्कुल साफ कर दिया कि जो 2.5 फ्रंट जो जिसमें 0.5 वाला फ्रंट जो है उसको एक बार फिर से पूरे जोर से एक्टिवेट कर दिया गया है देश में। क्या आपको लगता है कि जिस बाजे गाजे के साथ इंडिया अलायंस तैयार हुआ था और उसकी शुरुआत की गई थी, और ऐसा लगता था कि देश भर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक साझा विपक्ष मजबूती से खड़ा होगा और देश भर में कॉमन कैंडिडेट उनके खिलाफ खड़े किए जाएंगे और नरेंद्र मोदी के लिए दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इसके विपरीत बिल्कुल उल्टा हुआ। जो नए साथी वो जोड़ने की कवायद थी वो तो हुई नहीं, बल्कि जो पहले से कांग्रेस के साथी थे अब वो भी बेचैन हो गए हैं, निकल रहे हैं। शिवसेना टूट चुकी है, एनसीपी टूट चुकी है, कई और राज्यों में कहा जा रहा है कि एमएलएज में बहुत अनरेस्ट की स्थिति है। क्या आपको लगता है कि ये जो देश भर में बवाल हो रहा है या करने की तैयारी है, इसके संकेत मिल रहे हैं, काफी प्रोवोकेशन जो दिख रहा है इसमें, और इंडिया अलायंस में जो बिखराव चुनाव आने से बहुत पहले ही जो सभी अलग अलग होने की जो दृश्य सामने आया, ये दोनों चीजें क्या जुड़ी हुई हैं? स्मिता जी, देखिए, जो आपने सवाल किया कि दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, तो मैं कहता हूं इनवर्सली जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई तो है पर इनवर्सली जुड़ी हुई हैं। आज की डेट में जो अभी हालात बने हैं इनवर्सली जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये एक के बाद एक, जैसे इनका इंडी अलायंस बनाना और उसके बाद जो अभी चीजें हो रही हैं, ये एक गेम प्लान था पूरा, ये 1 by 1 था। अब इनका पहले वाला पूरा गेम प्लान जो था वो धाराशाही हो गया है। हम लोगों ने पिछले डिबेट में भी इस बात नहीं, तो आपका कहना है कि चाहे किसान आंदोलन है या कहीं दक्षिण के मुख्यमंत्रियों का प्रदर्शन होने लगा या हल्द्वानी में, ये विपक्ष का प्लान बी है? ये प्लान बी नहीं है, ये कोरोलरी है, फॉलो अप है। इसके बाद ये करेंगे और यहां से माहौल बनाएंगे और फिर हम सिंगल कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे बीजेपी और एनडीए के अगेंस्ट में। यहाँ हुई कि इनका जो पहला स्टेप था वही स्टेप बिखर गया। पहला स्टेप बिखरा तो ऐसा बिखरा कि जो इस अलायंस का जननी था वही अलायंस छोड़कर भाग गया, जिसने इनिशिएट किया था। तो यानी नीतीश कुमार। हाँ, यानी कि नीतीश कुमार। तो कहने का मतलब है कि जो इनका इंडी अलायंस तो चलना नहीं था, ये पहले से तय था। हम लोग कई बार इस पे बात भी कर चुके हैं। अब चूंकि क्या है कि इसके बाद जो करना था वो हो रहा है, इसकी प्लानिंग पहले से थी। अब आप जो कह रही हैं हल्द्वानी हो या किसानों का आंदोलन हो या जो नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात कर रहे हैं, तो आप याद करो ना, जब हम 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही सबसे पहले किसने कहा था साउथ और नॉर्थ के डिवाइड की बात? तो साउथ और नॉर्थ की डिवाइड की बात उस समय हुई थी जब इंडिया अलायंस
की तैयारी चल रही थी और एक ही मीटिंग हुई थी, दूसरी मीटिंग होनी थी जो बॉम्बे में हुई बाद में, नहीं दूसरी मीटिंग जो हिमाचल में हुई। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये बेसिकली आज की डेट में इनवर्सली अलाइंड है एक दूसरे से, और ये एक बेसिकली ये होना था, ये फॉलो अप एक्शन था, और यहां से एक तरह का भगदड़ मचाना था, और जिससे कि एक माहौल बने कि सरकार फेल हो गई है। तो ये तो चुनाव का ही बेसिकली, चुनाव के अलावा और कोई इसमें और ये नहीं है। कहे कि आप देखिए, यदि किसानों की बात नहीं मानी गई, यदि किसानों की बात नहीं मानी गई तो मानी नहीं गई, 2 साल पहले से चल रहा था ना ये एजिटेशन, तो साल भर इंतजार करने के बाद भी कर सकते थे। अब जैसे ही लोकसभा का सेशन खत्म हुआ, और अंतिम लोकसभा का सेशन खत्म हुआ, और इसके बाद यहां से मोमेंटम बना रहे हैं ये। अब जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब की बार 370 और एनडीए 400 पार, तो इससे तो घबराहट हो रही है ना उनको। तो उसको कैसे कंटेन करें, कितना रोक सकते हैं, रोक सकेंगे कि नहीं इसमें तो डाउट है, लेकिन कितना रोक सकेंगे ये मतलब उसी की कवायद है ये। दूसरा, पिछली बार भी बात किया था, जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में ऑपोजिशन का जिस तरह का जो उनका व्यवहार रहा, उस पूरे फंक्शन को लेकर इनविटेशन आने के बावजूद भी ना जाना और पार्टिसिपेट नहीं करना। पिछले डिबेट में मैंने एक और भी बात कही थी कि सोनिया जी को इनविटेशन है, उनको जाना चाहिए, जाएंगी या नहीं जाएंगी ये अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अंतोगत्वा वो गई नहीं। तो इन सब से तो जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान की भरपाई, बिकॉज वो 40 से ऊपर जाएंगे, 45 से ऊपर जाएंगे। ये आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, मैं इस पर बात करती हूँ। अंशु, आपने किसान संगठनों और प्रदर्शनकारियों और उनका जो समर्थक वर्ग है उनसे बातचीत की है, फॉलो किया है। क्या आपको लगता है कि सरकार सीधे सीधे उनकी मांग नहीं मानेगी तो स्थितियां बिगड़ने के कोई आशंका है क्या? मैं इसमें, आपने पहले हल्द्वानी की बात, मैं एक दो तीन बातें जोड़ना चाहता हूँ। आज पूरा दिन मेरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बीता है। 2020 में इसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे, सबको याद होगा। और बड़ा दिलचस्प है, ये फरवरी का महीना बहुत हैपनिंग होता है ऐसे अराजक तत्वों के लिए। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है वो इसके विशेषज्ञ है। अब ये पंजाब कनेक्शन जो जुड़ता है, ये वहीं से जुड़ता है। आज जब हम ये बात कर रहे हैं कि सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, तो हमें एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि इन दोनों आंदोलनों में फर्क है। जैसे मुकेश सर ने अभी कहा, ये चुनाव का समय है, तो इससे पहले जो किसान आए थे, राजस्थान से आए हो, हरियाणा से आए हो, विनोद सर ने बिल्कुल ठीक कहा, उससे 20% किसान यहां पर आए थे। तो वो किसानों के मुद्दों को लेकर आए थे। लेकिन अभी जो किसान इकट्ठे हो रहे हैं, उन सब के अपने अपने राजनीतिक हित हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर आ रहे हैं। और इसीलिए मुजफ्फरनगर में जब वहां बात हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं 2013 सबके ध्यान में है। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, इसीलिए वहां जो किसानों में एक, ठीक है टिकैत जी का हमने जो चौधरी चरण सिंह की बात की, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन साथ साथ 2013 वहां के लोग भूले नहीं है। वो मुजफ्फरनगर हो, हल्द्वानी हो या दिल्ली हो, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, हर जगह जो ऑपरेशन है उसका तरीका बिल्कुल एक जैसा है। और हम जब हल्द्वानी को भी देख रहे हैं, वहां हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए ये 4 दिन की तैयारी से हुआ है। ये जिस तरह का प्रदर्शन हल्द्वानी के अंदर हुआ, ये 4 दिन में बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर जैसे दिल्ली में हमने देखा, दिल्ली में बिल्कुल वो 2 दिन या 3 दिन की तैयारी नहीं थी, वो कई महीनों की तैयारी थी। अब बात हम किसानों पे आते हैं, तो ये किसान आंदोलन जो इस वक्त दिल्ली की तरफ जो कूच कर रहे हैं, इस बार हुआ सिर्फ इतना है कि जो इनका एक पूरा वर्क था, आपसी कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा, इसलिए बहुत सारे अलग छोटे छोटे खेमे बन गए। और एक दिलचस्प बात और भी है किसानों के बीच से, वो ये कि बहुत सारे किसान अभी उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाया है, किसान और आर्मी के लोगों ने। वो अब हर सीट पर अपना एक कैंडिडेट उतारने वाले हैं इस बार। और कुछ ऐसे किसान नेता भी हैं जो अलग अलग पार्टी के साथ जाके जुड़ गए हैं। अब ये कहीं ना कहीं सिर्फ
पंजाब इस बार थोड़ा अकेले पड़ गया है। जहां तक सरकार की बात है तो मुझे लगता है चुनावी साल है, इस बार जैसा हमने पहले जिस तरह का विरोध देखा था दोनों तरफ से, इस बार वैसी कोई कठिनाई नहीं आने वाली। और अगर ऐसी कोई परेशानी आती है तो सरकार, हम फिर आपसे वापस आएंगे कि जब तक ये आंदोलन का स्वरूप सामने आता है। प्रमोद जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है, कुछ हफ्तों बाद घोषणा हो जाएगी, ऐसी भी संभावनाएं दिख रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पर कहा था और उन्होंने सदन के फ्लोर पे एक संख्या भी दे दी कि एनडीए निश्चित रूप से 400 पार करेगा और बीजेपी अपने आप 370 के करीब लाएगी। इस बीच में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, क्या आपको लगता है कि जैसा हमारे दूसरे साथियों ने अभी बताया, मुकेश रंजन ने, अंशु ने, जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले कुछ हफ्तों में हुआ, उसका सड़कों पर ये जो बवाल देख रहे हैं हम या आशंकाएं दिख रही हैं, उससे कोई जुड़ा हुआ मामला हो सकता है? और अगर है तो क्या ये सरकार के ऊपर ये दबाव जो है ये कोई मुश्किल बन सकती है आने वाले समय में आम लोगों के लिए और सरकार के लिए और हमारी शांति व्यवस्था के लिए? देखिए, जो पिछली बार का जो आंदोलन था, अब की उसमें इसमें अब की बहुत म्यूटेड है। अभी हमारे जो साथी बोल रहे थे अंशु, अभी बहुत म्यूटेड है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ट्रैक्शन इनको मिलने वाला नहीं। हरियाणा के लोग ही बहुत ज्यादा दुखी हैं। अब सोनीपत में जाके बात करिए, वहां के लोगों को कितना नुकसान हुआ था पिछली बार, कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ था। पूरा ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, हिमाचल से और जम्मू कश्मीर से या और जगह से जितने ट्रक्स आते थे, जो मंडियों में दिल्ली के सामान आता था, सब रुक गया था। और 11 महीने जो यातना झेली थी लोगों ने, वो असहनीय थी। अब की जो है ये, चूंकि अभी जो हुआ क्या है, इसमें कांग्रेस अपने को पॉलिटिकल गेम में रेलिवेंस चाहती है। इंडिया अलायंस ध्वस्त हो गया है, कहने को है कागज पे, कहीं नहीं है। आप देख लीजिए। अब सर, आपने कांग्रेस का नाम ले लिया, क्षमा चाहती हूँ बीच में टोक रही हूँ, आपने कांग्रेस का सीधे नाम लिया, तो मैं जानना चाहती हूँ सर, 15 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं, कांग्रेस की सबसे अग्रणी पंक्ति की नेता प्रियंका गांधी कहाँ है सर? आपको कुछ जानकारी है? हमने सुना था कि वो विदेश गई थी, लेकिन अभी तक तो दिल्ली में उनकी कोई फोटो या वीडियो दिखी नहीं, ट्वीट्स पे ही दिखती हैं। और अब वो उनका परिवार का उसमें कहना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत कांग्रेस में बहुत कुछ अच्छा नहीं है अंदर ही अंदर। प्रियंका गांधी का ऐसे समय में अनुपस्थित रहना, क्या ये सामान्य लगता है आपको कि जब राहुल गांधी एक यात्रा पे निकले हुए हैं और हर रोज कोई ना कोई विवादास्पद उनका वो बयान या कोई बात कह देते हैं वो, और पार्टी में नेता छोड़कर जा रहे हैं, अलायंस की पार्टियां अलग हो रही हैं, ऐसे में प्रियंका गांधी का पूरे सीन से गायब होना, ये आपको सामान्य लगती है बात? मुझे सामान्य तो नहीं लगता, ये तो उनके अंदर की बात है। अब जो लोग कांग्रेस कवर करते हो, मुकेश जी को ज्यादा जानकारी होगी, अभी विनोद शुक्ला जी, लेकिन है उतना सामान्य नहीं दिख रहा, कुछ ना कुछ तो है। अभी आप देखें, अभी बीच में ये भी चला था कि सोनिया जबकि तेलंगाना से चुनाव लड़ने के लिए वहां के मुख्यमंत्री ने उनको कहा है, राहुल गांधी यूपी से चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो कांग्रेस है कहाँ वहां पे? और बसपा ने कहा तुमसे गठबंधन नहीं करेंगे, जयंत चौधरी अलग हो गए, सपा ने इनको कुल 11 सीटें दी हैं, वो भी ऐसी 11 सीटें हैं जो सपा भी वहां नहीं जीत सकती। तो उन्होंने उनसे कहा, अब रायबरेली ये कि चल रही है कि शायद रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़े, लेकिन क्या कांग्रेस हिम्मत जुटा पाएगी प्रियंका गांधी को रायबरेली से फील्ड करने के लिए? मुकेश रंजन, समय नहीं है, समय खत्म हो रहा है, 1 मिनट में जल्दी से बताइएगा। आप लगातार नियमित रूप से कांग्रेस की गतिविधियों को कवर करते हैं, प्रियंका गांधी कहाँ है सर? देखिए, प्रियंका गांधी कहाँ है, ये सवाल का जवाब तो कई कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं है। पहली बात तो ये एकदम क्लियर है। तो अब नहीं, उनके इस वक्त यहाँ नहीं होने का ये साफ साफ दिखा रहा है कि जो तिकड़ी है, परिवार की जो तिकड़ी है, उसमें जो मुखिया है, वो अभी भी पुत्र मोह में है और उसके क्रेडेंशियल्स पे या उसके तरीके पे तो डाउट है ही है। फिर वो एक चौकड़ी में फंसा हुआ नेता है, खुद तो थोड़ी सी कम है ही है, जो भी वो कह पाते हैं, जो कहते हैं उसमें खुद ही फंस जाते हैं।
और जो 2-3 लोग उनके इर्द गिर्द हैं, नाम लेना ठीक नहीं होगा, वो ऐसा उसको फंसा रखा है और वो उसको नेता बनाने, और एक तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक तो इनके नेता है अमेरिका से नेतागिरी करते हैं और अमेरिका में रहते हैं और वहां से बहुत सारी बातें भारत पे वो कमेंट करते रहते हैं अमेरिका रह के। तो ये कहना कि प्रियंका गांधी अभी कहां है, तो मैं कहूंगा कि कई सारे ऐसे वरिष्ठ नेता उनको भी नहीं पता है, और वो उनका कहना है कि वो अपॉलिटिकल ट्रिप पे हैं और कहां गई हैं ये पर्सनल मैटर है। तो अब पर्सनल मैटर में तो आप कुछ कर नहीं सकते। देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या गतिविधियां सामने आती हैं। जल्दी से एक टिप्पणी विनोद शुक्ला से लूंगी क्योंकि समय काफी हो गया है। हाँ जी, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, एक ही बात कहना था, ये किसान के आंदोलन की जो बात है ना, वो पहली बार तो हो गया। मैं ये कहता हूं कि जिस वस्तु विषय पे ये आंदोलन कर रहे हैं ना, ये वस्तु विषय हिंदुस्तान के 90% किसानों को से जुड़ा ही नहीं इशू है, जिस पे और जिसको किसान आंदोलन कह दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं हिंदुस्तान माने विविधताओं का देश है, हमारा किसान भी बहुत विविधताओं का देश है। हमारे किसान अलग अलग किस्म के किसान हैं पूरे देश में। तो ये जो किसान है, ये पंजाब, वेस्टर्न यूपी, माने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जो किसान हैं, इनका टोटल देश के किसानों में 10% पॉपुलेशन है और ये एक एडवांटेजियस किसान है। आपने ठीक कहा, और इस पर पहले भी इस बिंदु को केवल राजनीतिक क्षेत्र के लोग नहीं बल्कि कृषि के जानकार भी समझाते रहे हैं। पिछले प्रदर्शन के दौरान भी हुआ था। इसके बावजूद प्रदर्शन बहुत लंबा चला और उसका पूरा घटनाक्रम आप सब उससे अवगत हैं। समय कम है, मैं जल्दी से विनोद शुक्ला से एक और नए घटनाक्रम पे टिप्पणी लूंगी, फिर हम इस बातचीत को विराम दे सकते हैं। विनोद शुक्ला, आपने भी गौर किया होगा, सबने देखा है किस तरह की हेडलाइंस बनी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, असम से लेकर ओडिशा तक, चाहे प्रधानमंत्री जी के ओबीसी स्टेटस को लेकर एक बिना किसी तथ्य का एक बवाल, एक विवाद खड़ा करना, या फिर कभी देश के कास्ट सेंसस को लेकर मुद्दा बनाना। बहरहाल आप चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को सबसे करीबी से मॉनिटर करते हैं और सबसे ज्यादा उस पर लिखते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि लगभग 11 दिन का शेड्यूल उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का रखा गया था और कहा गया था कि बड़ा प्रदेश है, सबसे महत्वपूर्ण है लोकसभा के लिए, तो वहां राहुल गांधी सबसे लंबा समय देंगे। आज वो रिड्यूस होके करीब 6 दिन तक उसका शेड्यूल अब बन गया है, ऐसे समाचार आए हैं। और ये खबरें उसी दिन आई जिस दिन यह स्पष्ट हो गया कि जयंत चौधरी अलग हो चुके हैं उस कुनबे से और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए का जो अलायंस है उसमें शरीक होने को पूरी तरह तैयार है। क्या लगता है, राहुल गांधी की यात्रा अचानक उत्तर प्रदेश में इतनी कम क्यों कर दी गई? देखिए, उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा कम करने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये मुझे जो लगता है कि क्या उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश में भीड़ इकट्ठा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। जो व्यक्ति अपना खुद का चुनाव अमेठी से हार चुका है, वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में घूम घूम करके लोग को इकट्ठा कैसे कर पाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब जो नए डेवलपमेंट हैं जिसमें अगर पिछले साल भर के डेवलपमेंट उठाकर देख लीजिए, उसको उल्टे से शुरू करते हैं। जयंत चौधरी का आना, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का ज्वाइन करना, उसके अलावा जो है निषाद पार्टी पहले से ही है, अपना दल पहले से ही है। इसके बाद बचता क्या है जो कांग्रेस वहां पर जीत पाएगी। कांग्रेस लगातार कन्फ्रंटेशन करके, अगर आप उनकी पूरी नॉर्थ ईस्ट से ट्राजेक्ट्री उठा करके देख लीजिए जो चल रही है, तो वो चाहे आसाम में या उसके पहले मणिपुर में या उसके आगे आने के बाद झारखंड में, या वो कर क्या रहे हैं, वो इस तरह की परिस्थिति पैदा कर रहे हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो। वो खुद कॉन्फ्रंट कर रहे हैं बावजूद इसके कि वो प्रोटेक्टी हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा। उसके बाद भी लगातार इस तरह की परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा, वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा।
जी मैं खत्म कर रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा और शायद भीड़ भी नहीं इकट्ठा पाए, तो एम्बैरसमेंट से बचने का बेहतर तरीका है कि आप जल्दी से निकल जाइए। मुझे लगता है कि कांग्रेस के ठीक है लिए प्रमोद जी, इंडिया अलायंस केवल 10-15 सेकंड बचे हैं, जल्दी से क्या आपको लगता है कि हर रोज एक नया विवाद खड़ा करने के बाद भी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पार्टी उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आशंकित हैं और इसीलिए समर्थन की कमी कहीं उनके लिए एक एम्बैरेसमेंट ना बने, इसके लिए यात्रा कट कर दी गई यूपी में? एकदम, ये इनकी जो ये न्याय यात्रा जिसको ये बोलते हैं, इसमें इसको ना वो ट्रैक्शन मिल रहा है, ना सोशल मीडिया पे खड़ी हो पाई, ना और मीडिया में इसका कुछ दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने जो विवाद शुरू किया असम से, अब जैसे जैसे इनके एक एक करके अलाई चले गए तो इनका जो धार है इनकी यात्रा की खत्म हो गई है। अब यूपी में कांग्रेस एकदम मृतप्राय है, दो विधानसभा सदस्य हैं इनके पास, 3% भी वोट नहीं है बीजेपी यूपी में कांग्रेस के पास, और वेस्टर्न यूपी में जहां पे सबसे ज्यादा समय निकालने वाले थे। और अब मुझे लग रहा है कि किसान आंदोलन के पीछे, चूंकि इन्हीं की पार्टी है, लोग चाह रहे थे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे हरियाणा और उसको राजस्थान को भी लेंगे, जाटों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों को। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21 या 23 लोकसभा की सीटें हैं, उनपे फर्क पड़ेगा। ये अपनी टैली बढ़ाने की कोशिश में थे, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि अब चूंकि इनकी यात्रा में टेक ऑफ नहीं कर पाया, तो हमें लगता है कि हमारे देश में जब तक चुनाव घोषित नहीं हो जाते तब तक कोई न कोई नया फसाद ये लोग पक्का खड़ा करेंगे, इसकी आशंका है। और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस पे चौकन्नी भी है। चलिए प्रमोद जी, और आप ही की तरह कई विद्वान लोग, सीनियर लोग इस तरह की आशंका को लेकर बातचीत सुनने में आई है। देहरादून में काफी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो उत्तराखंड की तेजी से बदलती जा रही डेमोग्राफी को लेकर चिंतित हैं। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों से भी मेरी बात हुई, पंजाब के लोगों से बात हुई है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि राजनीतिक पटल पर, राजनीतिक रूप से, चुनावी रूप से नरेंद्र मोदी की सत्ता को तीसरी बार आने से रोकने के लिए विपक्ष ने जिस तरह का एक तैयारियां शुरू की थी, रोड मैप, वो पूरा होना तो दूर की बात है, धीरे धीरे वो पूरी तरह बिखरता गया और एक भी अच्छी खबर विपक्ष की तरफ से ऐसी नहीं आई है। कहीं ना कहीं विपक्षी अलायंस का इस तरह बिखरना और देश भर में अचानक दक्षिण भारत से लेकर और उत्तराखंड तक समाज में एक वर्ग का आंदोलित होना और सड़कों पर बवाल करना, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हो सकती हैं। लेकिन चाहे ये चीजें जुड़ी हो या ना हो, दारोमदार प्रशासन के ऊपर रहेगा कि वो ये सुनिश्चित करे कि शांति व्यवस्था कायम हो, हिंसा किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए और लोगों को, आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये समय है देश ने जो एक पॉजिटिविटी, एक बहुत ही सकारात्मक परिवेश देश में दिख रहा है, उसको मजबूत करने का, न कि लोगों के जान माल को खतरे में डालने का और आशंकाएं पैदा करने का। हमारी नजर रहेगी आने वाले दिनों में इस सारे घटनाक्रम पर और बहुत जल्द हम अपने सभी साथियों को दोबारा अड्डा पर लाएंगे और इसी तरह खुल करके जो मौजूदा परिस्थिति है उस पर अपने विचार साझा करेंगे। आप भी हमारे अड्डा में जुड़ने के साथ ही हमें अपना फीडबैक भी देते रहिए, अपने विचार हमसे शेयर करिए, हमें बताइए कि और कौन सा ऐसा समसामयिक मुद्दा है जिस पर आप चाहेंगे कि जिसे हम अड्डा में उठा सकें। हमेशा की तरह अड्डा की संस्कृति बनी रहे, खुलकर, बेबाकी से, पूरी इच्छा के साथ सभी अपने विचार रख सके, चाहे कोई सहमत हो या ना हो, आपको अपने विचार रखने का अवसर मिले, यही हमारा संदेश हमेशा रहा है। अड्डा की संस्कृति को जिंदा रखिएगा और आने वाले समय में मौसम बदल रहा है, सभी को वसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।